गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो @prince_लूथरा पे आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जो 10 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में जानेंगे, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में भी देखेंगे, एक क्वेश्चन प्री पैक के ऊपर है, देन क्यूरोसिटी रोवर न्यूज में था इसके बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर एक क्वेश्चन है, अपेडा के ऊपर देखेंगे एक क्वेश्चन, आर्टिकल्स जो थे जुको वैली के ऊपर भी थे, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में जानेंगे और फाइनली रिसेशन के ऊपर एक क्वेश्चन इकोनॉमी की साइड से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए let's start with the quotation, don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. यहाँ पे प्रिपरेशन में भी काफी सारे ऐसे दिन आएंगे, आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे या फिर उस दिन हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे ना आए, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर एवरीडे लाइव आप जो क्विज सॉल्व करते हैं, बट आपको रिजल्ट मिल रहा है, कई बार उसकी बजाय आपको ध्यान देना है कि उस दिन आपने खुद अपनी तरफ से इनपुट कैसे दिया। ठीक है, क्योंकि जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, मतलब जितनी भी स्टडीज कर रहे हैं, जितने भी रिवीजन कर रहे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, जितने भी मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इवेंचुअली इसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। मे बी उस पर्टिकुलर डे वो डे आपका ना हो, उस दिन आपके जो चीजें आपके फेवर में ना हुई हो, उस दिन आपके जो मार्क्स हैं, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन उसके अंदर अच्छे ना आए हो, मॉक टेस्ट के अंदर कट ऑफ से नीचे का स्कोर किया हो, इवन जो 10 एमसीक्यूज हम करते हैं उसमें भी मार्क्स उतने अच्छे ना आए हो। सो यहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू जज ईच डे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, रादर आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मेरी तरफ से इनपुट कितना है, मैं कितने घंटे क्वालिटी टाइम जो है अपनी स्टडीज के लिए दे पा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पे एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 या इससे ज्यादा का आपका टारगेट होना चाहिए टू बी इन द सेफ जोन। ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं आपकी सेफ जोन की ब्रैकेट है, आपको कोशिश करनी है इसके अंदर फॉल करने की। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 6 से इससे ज्यादा आता है तो 24 आवर्स में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ओपन स्काईज ट्रीटी। तो ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज एन अग्रीमेंट दैट सीक्स टू फोस्टर ट्रस्ट बाय अलाउइंग अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं उनके यहां पर बेसिकली सर्वेलेंस फ्लाइट्स जो होती हैं वो अनआर्म्ड रहती हैं, वो चलाई जा सकती हैं और एक तरीके से ट्रस्ट को फोस्टर किया जाता है। हो सकता है इट वाज साइंड इन 1999 एंड 34 सिग्नेटरीज आर पार्ट ऑफ इट। इसके 34 सिग्नेटरीज हैं आज के टाइम में और 1999 में से शुरू किया गया था। डेटा इंफॉर्मेशन कैप्चर थ्रू अनआर्म्ड सर्वेलेंस मस्ट बी शेयर्ड विद ऑल द मेंबर स्टेट्स। सभी मेंबर स्टेट से ये इंफॉर्मेशन जो है शेयर करी जाती है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही रशिया ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर जा रहा है। और यहां पे रशिया ने जो चीज कही है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जब उसने अपने एग्जिट के बारे में बताया तो काफी हद तक ये जो ट्रीटी है अपने आप में ही कॉम्प्रोमाइज हो गई थी और सीरियसली अफेक्ट हो गई थी। दैट्स वाई ये जो अनआर्म्ड सर्वेलेंस फ्लाइट्स है ओवर द मेंबर कंट्रीज, इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर यूएस इसके अंदर नहीं है तो। हेंस यहाँ पे रशिया ने भी इससे बाहर निकलने के लिए कह दिया है। अगर बात करी जाए तो ये एक अग्रीमेंट है जिसके थ्रू जो अनआर्म्ड एयर सर्वेलेंस होता है वो मेंबर कंट्रीज के अंदर किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और वो सभी मेंबर्स के साथ शेयर भी किया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक होती है। यहां पे जो आपके एरियल सर्वेलेंस किया जाता है वो अनआर्म्ड जो आपके यूएवीज होते हैं उनके थ्रू किया जाता है, तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए यहां पे जो आपकी यूएवीज होते हैं उनको लगाया जाता है और ये जो डेटा होता है ये सभी कंट्रीज के साथ शेयर भी किया जाता है। 1992 में ये ट्रीटी आई थी, तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और पार्टिसिपेशन जो है उनको वैसे भी एक नोटिस देना पड़ता है होस्ट कंट्री के अंदर बिफोर, जब वो अपनी सर्वेलेंस को शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए देयर आर 2 कंट्रीज एक्स एंड वाई और एक्स कंट्री वाई कंट्री के अंदर सर्वेलेंस करना चाहती है तो पहले उन्हें एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो पूछा गया एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ इम्पोज्ड बाय डोमेस्टिक कंट्री ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स व्हिच आर प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बताया क्या होते हैं। ये प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होते हैं जो कि डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा लगाए जाते हैं ताकि फॉरेन का जो इंपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं, ताकि जो फॉरेन इंपोर्ट्स होता है उसको कुछ हद तक कर्टेल किया जा सके। इट एम्स टू इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या करता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करता है और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इंश्योर करता है। इट इज नॉट परमिसिबल अंडर डब्ल्यूटीओ रेजिम। डब्ल्यूटीओ रेजिम के अंदर ये नहीं लगाया जा सकता। सोचे फिर करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। चलिए,
तो रिसेंटली अभी न्यूज थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने टर्न डाउन किया है एक रिकमेंडेशन जो कि डीजीटीआर के द्वारा दी गई थी। डीजीटीआर क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के द्वारा कहा गया था कि यहां पे हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो 5 साल के लिए फर्दर लगानी चाहिए, जो कि ब्लैक कार्बन हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन के ऊपर यहां पे डीजीटीआर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि जो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसे कंटिन्यू करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कर दिया इसको मना। इससे होगा क्या? इससे हमारे यहां पे डोमेस्टिक लेवल पे जो लोग इस तरीके की ब्लैक कार्बन का यूज करते हैं, पर्टिकुलरली इसका जो इस्तेमाल होता है वो टायर्स में या रबर गुड्स के अंदर होता है, उनको आसानी होगी, क्योंकि जब एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी तो इजिली वो इसे इंपोर्ट भी कर पाएंगे। और हमारे यहां पे जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें, जिसमें जहां पर ब्लैक कार्बन को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, वो हम कर पाएंगे। तो ये जो चीज है इंपॉर्टेंट न्यूज में थी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की। देखिए, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन है मान लीजिए, ठीक है। सो ये जो मोबाइल फोन है चाइना के अंदर ये प्रोड्यूस होता है 10,000 का, इंडिया के अंदर ये प्रोड्यूस होता है 12,000 का, ठीक है। और यहां पे जो ये 12,000 का प्रोडक्ट है, जो सेलर्स हैं वो 15,000 का बेचते हैं, ठीक है, और कंज्यूमर इसको खरीदते भी हैं। अब क्योंकि चाइना चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट में बिके और हमारे खुद के प्रोडक्ट्स ना बिके, वो इस 10,000 की चीज को सपोर्ट करते हुए 5,000 का बेचना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा इसको हमारी मार्केट में डंप करने की कोशिश करता है। और ऐसा चाइना के द्वारा काफी सारे टेक्नोलॉजी वाली चीजों में और अदरवाइज भी किया गया है, जैसे कि ब्लैक कार्बन के अंदर भी काफी सस्ते में ये चीज दी जा रही थी। जब ये चीज 5,000 की इंडियन मार्केट में बेची जाएगी, जो कि हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर 15,000 की बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स कंज्यूमर्स तो इसको लेना पसंद करेंगे और हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिकेंगे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? आप 10,000 की चीज को फर्दर डिस्काउंट में 5,000 में बेच रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद यहां पे प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका मकसद सामने वाले की खुद की मार्केट को खत्म करना है। तो दैट्स व्हाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। डब्ल्यूटीओ भी इससे अवेयर है कि इस तरीके की चीजें वेरियस कंट्रीज के द्वारा करी जाती है और ये परमिसेबल है डब्ल्यूटीओ रेजिम के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दिस सेक्शन एज वेल, मैं सेक्शन भी बता सकता हूं बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जो कि डब्ल्यूटीओ रेजिम के अंदर यूज किया गया है। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है, प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक कंट्री फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर किसी न किसी तरीके की कर्टेलमेंट लगा सकती है, ताकि फेयर मार्केट वैल्यू यहां पे एस्टैब्लिश करी जा सके। इट एम्स टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यस फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इससे होगी एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की भी प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट प्रोटेक्ट्स फार्मा कंपनीज अगेंस्ट लायबिलिटी और लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी करे जाते हैं, देखिए इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कहा जा रहा है कि उनके जो लॉसेस होते हैं उनके एरियाज में प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंश्योरेंस का यूज किया जाता है। इट कवर्स ओनली फिजिकल इंजरी, इसके अंदर फिजिकल इंजरी को कवर किया जाता है। और वंस द प्रोडक्ट लॉन्च्ड इन द मार्केट द पॉलिसी सीजेस टू ऑपरेट, एक बार जब प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर तो प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो सीज कर जाती है, वो फिर एग्जिस्ट नहीं करती है। सोचिए, चलिए देखिए, आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा, क्लिनिकल ट्रायल की हम बात कर रहे हैं, लायबिलिटी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे फार्मा कंपनीज जो है, फार्मा फर्म्स जो है, वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कवर हमें चाहिए इंडेमनिटी देने के लिए। किसको? कोविड वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन ट्रायल्स जो होंगे वो भी करे जाएंगे, और जब हम ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे तो हो सकता है जब ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होंगे, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो इसमें लोगों की जान भी जा सकती है या फिर उनको कोई फिजिकल इंजरी दूसरी भी हो सकती है। तो यहां पे जो ये क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस की बात करी जाती है, ये बहुत सारे एरियाज को कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होंगे, मान लीजिए काफी सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उनकी जो जान माल की हानि होती है उनको तो इसके अंदर कवर किया ही जाएगा। एट द सेम टाइम लीगल कॉस्ट, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्पनसेशन, इंजरी, डेथ, ये सभी चीजों को इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस, जो कि एक ओवर आर्चिंग इंश्योरेंस की स्कीम है, इसके अंदर कवर किया जाता है। द पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड्स कवर फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस के कवर किए जाते हैं इसके अंदर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्जेक्ट्स जिनको इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ फिजिकल इंजरी की बात नहीं हो रही है, यहां पे फिजिकल इंजरी के साथ साथ दूसरे आपकी जो कॉस्ट होती है, डैमेजेस होते हैं, लीगल कॉस्ट होती है, कॉम्पनसेशन के जो पैसे लगते हैं वो, साथ में रिसर्च सब्जेक्ट के पार्टिसिपेशन के लिए जो पैसा दिया जाता है, वहां पर किस तरीके की जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब चीजों को भी इसके अंदर कवर किया जाता है। तो यहां पे ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही आप ए और डी को करिए एलिमिनेट, और बचा हुआ आंसर आएगा बी या सी। इट मीन थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। एक बार प्रोडक्ट जब लॉन्च कर दिया जाता है, एक बार वैक्सीन सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट हो गई और उसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, उसके बाद
उसके बाद अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर वैक्सीन को यूज करता है और फिर कोई ऐसी लायबिलिटी अराइज होती है, उसके लिए जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होती है, उसके लिए जिम्मेदारी रहेगी जिस पर्टिकुलर कंपनी ने उसे लॉन्च किया, ना कि इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी तभी तक है जब तक ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और ये प्रोटेक्ट करती है फार्मा कंपनीज को। ये मैंने आपको बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफी न्यूज चल रही है कोविड-19 के वेरियस फेजेस को लेकर, जो ट्रायल्स चल रहे हैं इनके। देन चलते हैं प्री पैक के बारे में। नई टर्म जो थी ये न्यूज़पेपर में यूज करी गई थी और यूपीएससी की आदत है जब भी इस तरीके की कोई टर्म आती है तो उस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। प्री पैक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेट करता है ये? क्या ये वैक्सीन ट्रायल से रिलेट करता है, एक्साइज ड्यूटी से करता है, स्ट्रेस्ड एसेट से करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, आप जानते हैं कि बैंक्स जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में फेस कर रहे हैं अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें। और अभी एक रिपोर्ट भी निकाली गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2021 तक जो एनपीए का वैल्यू है वो डबल हो सकता है बैंक्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज भी बताई गई थी कि अभी 7.5% है, 13.8% को टच कर सकता है या फिर इसके भी बियॉन्ड जा सकता है अपकमिंग ईयर के अंदर, ठीक है। सो ये आरबीआई के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, ऑफ कोर्स काफी एनालिसिस किया हुआ उसके बाद ये चीज कही गई है। यहां पे एक साहू पैनल जो है उसको बिठाया गया था इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर और उन्होंने प्रपोज किया है कि हमें पहले से ही जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है बैंक के अंदर, ऐसे डेटर्स है जो कि सब्सटेंशियल वैल्यू इरोजन फेस कर सकते हैं, जो लोन्स हमारे बैड लोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमें पहले से ही कोशिश करनी चाहिए उनको पकड़ने की, ताकि ऐसा नहीं हो जब लास्ट स्टेज पे जब पूरी की पूरी आपकी कैपिटल ही इरोड हो गई तब जाके हमें पता चल रहा है कि XYZ ने, नाम नहीं लूंगा किसी का, उसने 5,000 करोड़ का यहां पे घपला कर दिया या फिर लोन लेके भाग गया 6,000 करोड़ का, यहां पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल कर दिया। तो ये जो चीजें हैं बैड लोन्स जो है उसको अगर स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया जाए तो इतनी बड़े बड़े फिगर्स जो होंगे वो आएंगे ही नहीं, ऐसा साहू पैनल ने प्रपोज किया है और यहां पे नाम दिया गया है इसे प्री पैक इंसॉल्वेंसी स्कीम, ठीक है। प्री पैक इंसॉल्वेंसी स्कीम इसको नाम दिया गया है। सो इट इज कंसर्निंग स्ट्रेस्ड एसेट्स इन बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें प्रोसेस होगा किस तरीके से? मान लीजिए यहां पे एक स्ट्रेस्ड कंपनी है, ठीक है, और इसके कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और आपको पता है कि नाम में ही सिक्योर्ड है, मतलब उनकी पेमेंट तो करनी ही है। तो यहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए 90 डेज का टाइम जो है इस न्यू स्ट्रेटजी के थ्रू दिया जाएगा, जिसके अंदर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट करी जाएगी। इसमें स्ट्रेस्ड कंपनी जो है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो तीनों मिलकर बात करेंगे और किस तरीके से पेमेंट करना है इस पूरे चीज को 90 डेज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, पूरे प्रोसेस को। ऐसा कहा जाता है कि जो पुराना CIRP का प्रोसेस था उससे बेटर है ये और कम टाइम के अंदर चीजों को मैनेज किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर, काफी न्यूज में है, दैट्स व्हाई इसके बारे में हम एक दो क्वेश्चन रिसेंटली भी डिस्कस किए, दोबारा से नए स्टेटमेंट्स के साथ यहां पे क्वेश्चन बनाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहले इसको आप सर्कल में डालें जो चीज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका थर्ड फेज जो है उसे शुरू कर दिया गया है। इसका मेन मकसद जो है वो यूथ को एम्पावर करना है कि कोविड रिलेटेड स्किल्स वो डेवलप करे और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इंक्रीज करी जा सके। ये MHRD के अंदर आता है। सोचिए, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो MHRD खत्म हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या है? MED, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं आप। तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि यहां पे स्किल डेवलपमेंट करने की बात करी गई होगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करी गई होगी, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट चाह रही है कि अब हम लोग जो है वो जॉब सीकर ना बने, वो जॉब प्रोवाइडर बने। तो हमारा ध्यान जॉब लेने में नहीं, रादर जॉब को क्रिएट करने में होना चाहिए। सो यहां पे रिसेंटली ने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का थर्ड फेज है इसे स्टार्ट किया गया और इसको 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शुरुआती दौर में शुरू किया गया है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, सभी स्टेट्स में है और स्टेट्स के अंदर 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। बची हुई स्टेटमेंट तो अपने आप ही करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? ए। बट देख लेते हैं क्या कहती है, क्या इसके अंदर यूथ को स्किल्स देने हैं? तो यस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कौशल विकास योजना है तो स्किल्स तो दें हैं, बट अभी एक नई चीज जो इसके अंदर करी गई है, नया जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट डाला गया है, कोविड रिलेटेड स्किल्स जो है वो यहां पर देने की कोशिश करी जा रही है यूथ को, क्योंकि अभी इसकी काफी ज्यादा डिमांड भी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं फीचर्स इसके देख लीजिएगा। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्किलिंग सेंटर, ITS का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इसके अंदर टाइम टू टाइम डाले जा रहे हैं और वैसे भी जो आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स होते हैं वो कोशिश करी जाती है। जैसे आज के टाइम में कोविड-19 से डील करने के लिए स्किल्स की
जरूरत मार्केट के अंदर ज्यादा है, तो ऐसे ही लोगों को स्किल्स देनी चाहिए ना जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर आज हम उनको कोई और चीज बनाना सिखाते हैं, मान लीजिए आज हम उनको कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाते हैं, कोई पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ऑफकोर्स वो चीज उनके लिए उस चीज को करते हुए अपनी जीविका कमाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में काफी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर दूसरे यूनिट्स हैं, वहां पे कोविड-19 से कंसर्निंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये स्किल उनको देना शुरू किया जाता है तो इमीडिएटली वो मार्केट में जाएंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, उनको जॉब मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखिएगा यहां पे आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। पूछा गया है कि बताएं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर, एपेडा को लेकर बेसिकली क्या स्टेटमेंट गलत है। इट इज एन एपेक्स बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए ताकि उसका एक्सपोर्ट किया जा सके, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये भी हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिलीफ एंड सब्सिडी टू रिलेटेड इंडस्ट्री, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिलीफ प्रोवाइड करती है, सब्सिडी देती है जो इसके आसपास की इंडस्ट्रीज होती हैं। सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो अपेडा के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सुन के लग सकता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी, बट ये क्वेश्चन हमने अराउंड 6 महीने पहले भी ये स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी। लेट्स सी कितने लोग उस चीज को याद रखते हुए इसका आंसर कर पाए। सो इट इज एन एपेक्स बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है और आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ही बताना था, तो इट मीन या आंसर बी होगा या सी होगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो आंसर बी हो जाएगा, नहीं होगी तो आंसर सी हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो यस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है ये भी पर्टिकुलर चीज करी जाती है अपेडा के द्वारा, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो चुकी है। और वैसे भी थर्ड स्टेटमेंट को आप सीधा ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप आंसर तक और भी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो यस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है जूको वैली इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ, कौन से बॉर्डर पे ये जो पर्टिकुलर वैली है लोकेट करती है, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पे, मणिपुर मिजोरम, असम वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। सोचिए। चलिए, तो आपकी जूको वैली जो है न्यूज में थी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 हफ्ते से यहाँ पे वाइल्ड फायर चल रही थी और हमारी जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं उन्होंने काफी एफर्ट करके इन वाइल्ड फायर्स को किया खत्म। ठीक है, तो यहां पे दैट्स वाई जूको वैली न्यूज में थी और आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मैप रिलेटेड ही पूछा जाएगा कि ये एग्जिस्ट कहां करती है। ठीक है, सो आंसर हमारा है नागालैंड मणिपुर के बीच में एग्जिस्ट करती है। मैप पे अभी आपको दिखाऊंगा। वैली जो है जानी जाती है पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए क्योंकि काफी प्रोन है, फॉरेस्ट फायर यहाँ पे लगती रहती है। 2006 में भी फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हुई थी, 2010 में भी, 2012 में भी, 2015 में भी और अभी 2021 के अंदर भी यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर है वो एनडीआरएफ और आईएएफ के द्वारा बुझाई गई है। चलिए एक बार लोकेशन देख लीजिए। सो नागालैंड एंड मणिपुर ये आपकी जूको वैली है। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। द 9th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, एनआईएफ को लेकर है। वैसे एक क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज न्यू वन। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इट इज इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर फोकस करने की बात करी गई है। एक है आपका नेशनल इनिशिएटिव तो ये है ही, लेकिन ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को स्ट्रेंथन करना है हमने और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यहां पर बढ़ावा देना है। हो सकता है इट रिसेंटली डेवलप्ड नेशनल इनोवेशन पोर्टल, एक नेशनल इनोवेशन पोर्टल भी बनाया गया था, वो भी क्या इसके द्वारा बनाया गया। सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, अभी न्यूज में यही था कि नेशनल इनोवेशन पोर्टल जो है वो अभी लाया गया था और यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा इनोवेशन जो है जो कॉमन लोगों ने बनाए उसको यहाँ पे कवर किया गया है। और ये जो इनोवेशन है ये इंजीनियरिंग एरिया से लेकर एग्रीकल्चर एरिया, हेल्थ एरिया से लेकर दूसरे एरियाज तक, एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, हाउस होल्ड हो, इन सब एरियाज के अंदर ये चीज देखी गई है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो यस एनआईएफ जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इट इज इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव जिससे कि आपके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है और अभी रिसेंटली इसने एक पोर्टल भी बनाया है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट इज रिसेशन, रिसेशन के बारे में पूछा है कि क्या इसकी डेफिनेशन है। इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली इंडियन इकोनॉमी का। यहां पे अभी काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि रिसेशन लाइक सिचुएशन एटलीस्ट जो कुछ उसके ग्लिम्सेस देखे गए थे उससे रिकवरी जो है वो देखी जा रही है। काफी सारी कंट्रीज जो है वो वापस बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश भी कर रही है और कुछ हद तक वो देखने को मिल भी रहा है। तो रिसेशन क्या होता है, इट्स अ स्लो डाउन और अ मैसिव कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकता है। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी। इट प्रोवाइड्स सडन बूस्ट ऑफ इकोनॉमी। सोचिए
चलिए देखिए, एक्सप्लेनेशन से ही पता चल गया और वैसे काफी इजी क्वेश्चन था ये। सच ए स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब हम देखते हैं कि क्वार्टरली हमारे डेटा जो आते हैं वो दिखाते हैं परसेंटेज हमारी कम हुई है, ग्रोथ वेरियस सेक्टर्स के अंदर कम हो रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, आपका सर्विस सेक्टर हो, जीडीपी फॉल हो रही है, जो प्रेडिक्शन करी जा रही है जीडीपी की वो भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नीचे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नीचे जा रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, स्पेंडिंग जो है उसमें भी कमी आई है। ये सब चीजें जब होती हैं सो वहां पे हम कहते हैं कि मंदी लाइक सिचुएशन जो है उसके थ्रू हम गुजर रहे हैं। सो इट्स अ स्लो डाउन और मैसिव कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ए आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपनी रिवीजन के ऊपर, तो एक्टिव रिवीजन होने वाली, बी रेडी फॉर द आंसर्स। आपको आंसर्स करने हैं, आई आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू टाइप इट, ABCD भी टाइप कर सकते हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म में टाइप करिएगा, वो ज्यादा बेटर है। ओपन स्काईज ट्रीटी में जल्दी से बताएं कौन सी कंट्री ने अभी कहा था कि उसने अनाउंस किया है कि वो इसे पुल आउट करेगा, जल्दी से नाम बताएं उस कंट्री का। मैंने आपको बताया था इसमें एरिया सर्वेलेंस करे जाते हैं, सर्वेक्षण किया जाता है, और यहाँ पे जो आपके UAVs रहते हैं सर्वेक्षण के लिए वो अनआर्म्ड रहते हैं। मेंबर स्टेट्स अग्री करते हैं, एक नोटिस पहले देना पड़ता है होस्ट कंट्री का, और उसके बाद ये सर्वेलेंस जो होता है वो शुरू किया जाता है। 1992 में इसको साइन किया गया था, और यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन था वो रशिया को लेकर था। फिर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में देखा। जल्दी से मुझे बताएं क्या ये WTO रेजिम में आता है, यस और नो, इसका आंसर करिएगा। प्रोटेक्शन टैरिफ होते हैं बेसिकली जब भी दूसरी कंट्री अपने प्रोडक्ट को आपकी मार्केट को तोड़ने के लिए आपके यहाँ पे डंप करने की कोशिश करती है, जैसे कि चाइनीज केस में देखा जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारे यहाँ से कुछ ड्यूटीज जो है लगाई जाती है, ताकि ये जो 10,000 से प्राइस 5,000 किया गया है ये वापस 10,000 पे स्टैब्लिश किया जा सके, ताकि इस तरीके से कोई भी गलत तरीके से यूज ना कर सके। तो यहाँ पे जो WTO रेजिम है उसके अंदर भी ये आती है। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ब्लैक कार्बन है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगले 5 साल तक नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि डिमांड करी गई थी DGTR के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा था क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं कि ये पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस होते हैं किस किस एरिया के अंदर दिए जाते हैं। यहाँ पे फार्मा कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन तब तक ही रहती है जब तक कि प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता है। यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो डैमेजेस के लिए, लीगल कॉस्ट के लिए, इंजरी के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल करी जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्री पैक के बारे में देखा था, ये जानते हैं आप, जल्दी से बताएं ABCD क्या आंसर हो सकता है। स्ट्रेस्ड एसेट्स, बैंकिंग, इंसॉल्वेंसी से ये रिलेट करता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द क्यूरोसिटी रोवर, किसके द्वारा इसे भेजा गया था, 3000 दिन पूरे कर लिए गए हैं इसके द्वारा, और यहाँ पे मार्स के ऊपर एक्सप्लोर किया जा रहा है कि लाइफ क्या एग्जिस्ट कर सकती है वहां पे या नहीं। तो यहाँ पे नासा के द्वारा इसे भेजा गया था। देन हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर किस तरीके के स्किल्स इंपार्ट करने की कोशिश करी जा रही है। 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको अभी लॉन्च किया गया। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं स्किल्स का नाम। 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया गया सभी स्टेट्स के, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो भी मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और कोविड रिलेटेड स्किल्स जो है वो यहाँ पर इंपार्ट करने की कोशिश करी जा रही है ताकि इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाए। फिर हमने अपेडा के बारे में देखा था, मिनिस्ट्री का नाम मुझे जल्दी से बता दें, बाकी मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट प्रमोशन हो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना हो, दोनों एरियाज के अंदर अपेडा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ज़ूको वैली, और जल्दी से मुझे स्टेट्स का नाम बताएं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाइल्ड फायर्स हुई हैं। 12 जनवरी 2021 को डाउस ऑफ किया गया, उसे खत्म किया गया। NDRF और IF की वेरियस टीम्स पहुंची थी यहाँ पे, और टाइम टू टाइम 2006, 10, 12, 15 के अंदर भी ये इंस्टेंसेस देखे गए। नागालैंड और मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे, जहां पे ये वैली इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। देन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में हमारा जिक्र हुआ था, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आती है, नाम बताएं उसका। और यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव है ताकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ग्रास रूट लेवल पे, आपके और मेरे जैसे जो लोग ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं वो अगर कुछ नया बना सकते हैं तो उन सब चीजों का इसमें जिक्र किया जाता है। नेशनल इनोवेशन पोर्टल भी बनाया गया जहां पर आप इस तरीके की चीजों को देख सकते हैं, लोगों के द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट चीजें, इनोवेटिव चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ आते हैं DST के अंदर, ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखिएगा। देन हमने रिसेशन के बारे में काफी इजी क्वेश्चन देखा था, तो स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी को आप रिसेशन कहते हैं। मैंने कुछ और इंस्टेंसेस भी इसके आपको दिए थे। आपका जो आज प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो भी इससे मिलता जुलता है। आपको बताना एक सिंपल सा क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में, इवन दो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसका आंसर करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज नॉट दैट सिंपल। सिंगल लाइन में आप मुझे इन्फ्लेशन का आंसर जरूर करके दीजिएगा। देन मेंस का जो क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, तो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। 150 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। आपको अपने आंसर को इलस्ट्रेट करना है, इलस्ट्रेशंस भी यहां पर आपको देनी है। जो सेकंड चैनल है हमारे यहाँ पे 9 बजे 9 PM लाइव एवरीडे लेक्चर रहता है। इसमें करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस किए जाते हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स। कंपैरेटिवली इजी MCQs होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs होते हैं, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना। यहाँ पे हम इसको लाइव सोल्व करते हैं तो मुझे समझ में आता है कौन कौन लोग आंसर दे रहे हैं और किन किन का आंसर करेक्ट है। तो ये एक तरीके से लाइव MCQs हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज ज्वाइन करिएगा 9 PM लाइव। और
अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने क्यों ना स्कोर किया, बिकॉज यू विल सी इन अपकमिंग डेज आपके मार्क्स ग्रेजुअली इंप्रूव होते जाएंगे जब आप देखते हैं कि आपकी जो गलतियां हो रही है जिन क्वेश्चंस के अंदर, वहां पर आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू टुडे ओनली 9 PM बिकॉज एवरी डे नाउ वी विल मीट ट्वाइस, एक सुबह 7 बजे और एक रात को 9 बजे ऑन द सेकंड चैनल। सो दिस विल बी ऑन द फर्स्ट चैनल, दिस विल बी ऑन द सेकंड चैनल। तो 9 बजे रेडी रहिएगा 10 क्वेश्चन के लिए। हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू एट 9 PM।